वॉइड एग्रीमेंट्स। तो वॉइड एग्रीमेंट्स क्या है? वॉइड एग्रीमेंट मतलब जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, जो लॉ अलाउ नहीं करता है, जो लॉ के हिसाब से जस्टिफाइड या लीगल नहीं है, ऐसे एग्रीमेंट जो होते हैं वो वॉइड होते हैं। यूजुअली हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं कि ये चीज़ नल एंड वॉइड है। इसका मतलब ये है कि वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। So, a void agreement is a contract that is not enforceable by law and has no legal effect. इसको कोई legal effect भी नहीं है from the beginning। अगर starting से ही वो कोई चीज़ है जो void है, मतलब कोई ऐसा काम है जैसे कि कोई दो लोग शर्त लगा रहे हैं, तो वो पहले से ही गलत है। जैसे कि हमने वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, तो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट मतलब शर्त लगाना। तो अगर वो जो चीज़ पहले से ही इनिशियली बिगिनिंग से ही अगर वो लीगल नहीं है, तो दैट इज़ वॉइड एब इनिशो। स्टार्टिंग से ही वो वॉइड है। तो कोई भी चीज़ जो नॉन एनफोर्सेबल बाय लॉ है, हैज़ नो लीगल इफेक्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो अगर बिगनिंग से ही है तो वो वॉइड एब इनिशो है, और जनरली अगर वो नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ है जिसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, तो वो वॉइड है। बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड एज इफ इट नेवर एग्जिस्टेड। उसको वॉइड इसलिए बोलते हैं कि ये समझा जाता है कि वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं हुआ था, वो कभी था ही नहीं, वो वॉइड हो जाता है, इतना नलिफाई हो जाता है वो। आइदर नीदर पार्टी कैन सीक लीगल रिड्रेस थ्रू द कोर्ट्स एंड इट क्रिएट्स नो लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशंस। तो कोई भी पार्टी, नीदर ऑफ द पार्टी, दोनों पार्टियों को लीगल रिड्रेसल भी नहीं मिलेगा। मतलब लीगली आप दरवाज़ा खटखटाओगे जस्टिस का कि आपको रिड्रेसल मिले, ग्रीवेंसेस का सॉल्यूशन मिले, आपके कंप्लेंट्स का, तो वो भी नहीं मिलेगा कोई भी कोर्ट से, बिकॉज वो है ही नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, उसको कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। एंड इट क्रिएट्स नो लीगल राइट्स। तो सामने वाले को भी कोई लीगल राइट नहीं है, और उसके सामने वाले के लिए कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी वॉइड है। रीजंस अ वॉइड एग्रीमेंट इज क्रिएटेड: लैक ऑफ की एलिमेंट, की एलिमेंट की कमी की वजह से the agreement lacks essential components like lawful consideration or a lawful object, free consent, or that parties are legally competent to contract। कोई भी एग्रीमेंट को वॉइड नहीं बनाने के लिए कौन सी चीज़ें हैं जो चाहिए? वो चीज़ें हैं कि एक तो वो लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए होनी चाहिए, मतलब ये की एलिमेंट्स हैं, वॉइड एग्रीमेंट ना हो उसके लिए। अगर एग्रीमेंट वॉइड कब हो जाएगा? अगर उसमें लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं होगा, फ्री कंसेंट से नहीं होगा, किसी से ज़बरदस्ती कोई एग्रीमेंट करवाया जाएगा तो वो भी वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। कहीं पे ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए किसी को मारने की सुपारी दी है, तो ये अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, तो वो एग्रीमेंट पहले से ही वॉइड एब इनिशो है, वो एग्रीमेंट वॉइड नहीं है। तो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर एग्रीमेंट को वॉइड नहीं होने देना है, मतलब उसको एनफोर्सेबल बाय लॉ होने देना है, उसको लीगल होने देना है, तो एक तो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, दूसरा फ्री कंसेंट होनी चाहिए। उस ज़बरदस्ती से आप किसी से एग्रीमेंट करवा रहे हो, किसी फोर्स में उससे एग्रीमेंट करवा रहे हो, कोई धमकी देकर एग्रीमेंट करवा रहे हो, तो वो एग्रीमेंट भी वॉइड होगा। और दैट द पार्टीज आर लीगली कम्पिटेंट, वो लीगली कम्पिटेंट भी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब इसके लिए एक अलग से भी क्वेश्चन आता है कि दोज व्हाट इज कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो कौन है जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कम्पिटेंट है, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एप्लीकेबल है, लाइबल है, केपेबल है, वो ही लोग कम्पिटेंट है। तो कौन कम्पिटेंट होगा? एक तो 18 ईयर्स से अबव होना चाहिए, वो बंदे का माइंड साउंड होना चाहिए, रैशनल इंसान होना चाहिए, इनसेन इंसान नहीं होना चाहिए। तो ऐसी जो कंडीशंस है वो किसी भी इंसान को कॉम्पिटेंट बनाती है, लायक बनाती है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो ये मेन पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आपका जो एग्रीमेंट है वो लीगल एग्रीमेंट बनता है और वो वॉइड होने से बच जाता है। तो एक तो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फ्री कंसेंट से होना चाहिए, और जो भी पार्टीज हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। Against public policy, the agreement's purpose is against public policy such as an agreement that restrained trade or legal proceedings। तो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी होगा तो भी आपका जो एग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाएगा। कोई
कहीं पे कोई पब्लिक पॉलिसी है, कहीं पर कोई रूल है, स्टैट्यूट है, उसको फॉलो नहीं किया तो वो वॉइड हो जाएगा। इम्पॉसिबल परफॉर्मेंस की बात होगी तो भी एग्रीमेंट एब इनिशो वॉइड हो जाएगा, वॉइड एब इनिशो हो जाएगा। जैसे कि किसी ने एग्रीमेंट किया कि वो मुझे चांद तोड़ के ला देगा या तारे तोड़ के ला देगा व्हाट्सोएवर, तो ये इम्पॉसिबल परफॉर्मेंसेस है। तो ऐसे इम्पॉसिबल परफॉर्मेंसेस के लिए ये एग्रीमेंट ही वॉइड है, नल एंड वॉइड है, वो कोई एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ इम्पॉसिबल परफॉर्मेंस। इलीगल एक्ट भी जो है वो एग्रीमेंट को वॉइड बना देता है। किसी के साथ चोरी करने का एग्रीमेंट बनाया तो वो है ही इलीगल, उसके लिए वो एग्रीमेंट पहले से ही वॉइड है, पहले से ही वो एंड नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ है। लैक ऑफ सर्टनिटी, जहाँ पे कोई सर्टनिटी नहीं है तो ऐसी चीज़ों के लिए भी आप एग्रीमेंट को जो है वो लीग एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं बना सकते हो और वो वॉइड हो जाएगा। जैसे कि द टर्म्स आर टू वैग्यू टू बी एनफोर्सेबल सच एज एग्रीइंग टू प्लांट सम ट्रीज विदाउट स्पेसिफाइंग द नंबर। बस ऐसे ही बता दिया कि थोड़े से मैं ट्रीज प्लांट करूँगा, तो थोड़े से करूँगा, कितने करूँगा, कोई सर्टनिटी नहीं है। जहाँ पे सर्टनिटी नहीं होगी तो वो भी एग्रीमेंट जो है वो वॉइड होगा। एग्जाम्पल्स हैं एग्रीमेंट टू कमिट एन इलीगल एक्ट, एग्रीमेंट विथ अ पर्सन हु इज़ लीगली इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कोई अनसाउंड माइंड का है बंदा, जिसका माइंड साउंड नहीं है, जो रैशनल बिहेवियर का नहीं है, जो इनसेन है, ऐसा कोई भी बंदा जो लीगली कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो वॉइड हो जाएगा। एन एग्रीमेंट वेयर वन पार्टी एग्रीज टू प्रिवेंट अनदर फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लीगल प्रोफेशन इन एक्सचेंज फॉर पेमेंट, दिस इज कंसिडर्ड एज रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। अभी रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड क्या होगा? जब एक पार्टी एग्री करेगी टू प्रिवेंट अनदर फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लीगल प्रोफेशन, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई दो एडवोकेट्स हैं तो एक किसी बंदे ने दूसरे एडवोकेट को उसकी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए मना किया। मतलब क्या किया? उसको उसकी जो ड्यूटी थी वो करने के लिए उसको रिस्ट्रेन किया, उसको मना कर दिया, रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड किया या रिस्ट्रेन ऑफ प्रोफेशन किया। तो ये जो चीज़ें हैं वो भी वॉइड एग्रीमेंट है, क्योंकि ये गलत है, ये लीगली रॉन्ग है कि आप किसी के लीगल प्रोफेशन में उसको बोलते हो कि तुम ये मत करो। फॉर एग्जांपल किसी डॉक्टर को किसी ने पैसा दिया कि तुम ये ऑपरेशन जो है वो नहीं करना, तो यहाँ पे दैट इज़ ऑल्सो अ वॉइड एग्रीमेंट बिकॉज ऑफकोर्स इट इज़ इलीगल। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स? कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ये है जो, जैसे कि कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी होती है इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वैसे कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं किसी फ्यूचर हैपनिंग के ऊपर। कुछ फ्यूचर में ऐसा होने वाला है उसके लिए उस पर डिपेंड करता है वो कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जैसे कि किसी ने बोला कि अगर इंडिया मैच जीती तो फिर मैं आपको ये मेरी गाड़ी जो है वो 10,000 रुपये में बेचूंगा, तो यहाँ पे ये क्या हुआ? इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द फ्यूचर इवेंट, तो ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा। A contingent contract is an agreement where the performance of one or both parties is dependent on occurrence or non-occurrence of a future अनसर्टन इवेंट। जो इवेंट अनसर्टन है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, और वो फ्यूचर का ही ऑकरेंस है, या उस चीज़ का होना या नहीं होना, कि इंडिया मैच जीती या इंडिया मैच नहीं जीती। कल बारिश होगी तो मैं तुमको ये छाता 10 रुपये में दे दूंगी, कल बारिश नहीं हुई तो मैं नहीं दूंगी। तो यहाँ पे फ्यूचर ऑकरेंस की बात है या नॉन ऑकरेंस की बात है। मैंने ये भी बोल सकती हूँ कि कल बारिश अगर नहीं हुई तो मैं ये छाता आपको दे दूंगी 100 रुपये में। तो यहाँ पे नॉन ऑकरेंस की भी बात है। तो हो ज़रूरी नहीं है कि ऑकरेंस ऑफ फ्यूचर हो या नॉन ऑकरेंस ऑफ फ्यूचर भी हो सकता है अनसर्टन इवेंट के लिए। दिस इवेंट मस्ट बी कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, कोलैटरल होना चाहिए, एंड नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व। तो पार्टीज जो इन्वॉल्व है उनके कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। जैसे कि बारिश कल नहीं हुई या हुई, वो मेरे हाथ में नहीं है। तो जो दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं उनके हाथ में नहीं होगा, दैट इज नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ दोज पार्टीज। फॉर एग्जाम्पल अ कॉन्ट्रैक्ट टू पे फॉर एन इंश्योरेंस पॉलिसी इज contingent on future event like a house
फायर ऑकरिंग। तो अगर कोई इंश्योरेंस फायर का इंश्योरेंस करता है जनरल इंश्योरेंस के अंडर, तो वहाँ पे दोनों पार्टीज़ को नहीं पता है कि आग लगने वाली है कि नहीं लगने वाली है, ना ही दोनों पार्टियों का कंट्रोल है उस पर। मतलब दोनों पार्टियां जो है उसको कंट्रोल नहीं कर सकती है अगर आग लगी तो, इसीलिए तो वो इंश्योरेंस करवा रहे हैं। तो इंश्योरेंस एक बेस्ट एग्जांपल है ऑफ अ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का, कि फ्यूचर किस इवेंट पे जो अनफोर्सेबल है, फ्यूचर के कोई इवेंट होने पे इतना वो पैसा दे देगी इंश्योरेंस कंपनी। तो दैट इज दी कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? डिपेंडिंग ऑन द फ्यूचर इवेंट, ऑब्वियसली फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड होगा। अनसर्टनिटी इज की, मेन ये है कि वो अनसर्टन होगी चीज़, मतलब ये चीज़ जो है वो पता नहीं है कब होगी, कितने बजे होगी, होगी कि नहीं होगी। नॉट अ कंट्रोल्ड इवेंट, ये इवेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते दोनों पार्टीज। कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट, द इवेंट इज नॉट द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ बट रादर अ कंडीशन दैट ट्रिगर्स और प्रिवेंट द परफॉर्मेंस। तो ये जो इवेंट है वो मेन पर्पस नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का। जैसे कि कल बारिश होगी तो मैं कल बारिश नहीं होगी तो मैं ये अम्ब्रेला 100 रुपये में आपको बेचूंगी। तो यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस ये नहीं है कि बारिश होगी कि नहीं होगी, मेन पर्पस ये है कि अम्ब्रेला सेल होगी कि नहीं होगी। तो जो ये जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होगा, कोलैटरल होगा, बट वो मेन पर्पस नहीं होगा, बट ये कंडीशन होगा दैट ट्रिगर्स और प्रिवेंट द परफॉर्मेंस। उस कंडीशन की वजह से वो परफॉर्मेंस होगा। बारिश नहीं हुई तो ही मैं अम्ब्रेला सेल करूँगी, बारिश हो गई तो मैं सेल नहीं करूँगी। तो मतलब उस कंडीशन के बेस पे ही वो परफॉर्मेंस होगा या नहीं होगा। तो ये मेन पर्पस नहीं है बट इट इज़ रिलेटेड टू दैट पर्पस। तो दैट इज कोलैटरल टू कॉन्ट्रैक्ट। Can be void. The contract becomes void if the uncertain event becomes impossible. तो contract void हो जाता है जब ये uncertain वाले event impossible हो जाते हैं, और if a specified time period for the event to occur expires without its happening. फॉर एग्जाम्पल कि फायर इंश्योरेंस जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उसने एक घर का फायर इंश्योरेंस क्लेम, जो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम किसी ने भरा, और उन्होंने 10 ईयर्स तक का टाइम लिमिट दिया है कि 10 ईयर्स में अगर आपके घर में आग लगी या कोई भी तरह का नुकसान हुआ तो हम आपको सो एंड सो अमाउंट दे देंगे, कॉम्पेंसेट करेंगे। बट 10 साल हो गए, 10 साल होने तक कोई भी आग नहीं लगी, 10 साल पूरे कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इवेंट अभी इम्पॉसिबल हो गया। मतलब अभी अगर वो इवेंट होता भी है तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई मायने नहीं रखता है। तो ऐसे वाले कॉन्ट्रैक्ट जो है जो स्पेसिफाइड टाइम लिमिट के लिए होंगे, या तो फिर वो जो कॉन्टीजेंट चीज़ होने वाली थी, मिस हैपनिंग होने वाली थी, वो होने ही नहीं वाली है, तो फिर ऐसी चीज़ों में वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा, बिकॉज वो डिपेंड करता है उस हैपनिंग पे, वो फ्यूचर इवेंट पे। तो अगर वो स्पेसिफाइड इंश्योरेंस के एग्जाम में अगर वो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड ही ख़त्म हो गया तो उसके बाद तो वो कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू ही नहीं होगी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। एग्जाम्पल्स क्या है? इंश्योरेंस, अ कॉन्ट्रैक्ट टू पे एन इंश्योरेंस प्रीमियम इज अ कॉन्टीजेंट ऑन द ऑकरेंस ऑफ एन इंश्योर्ड रिस्क सच एज कार एक्सीडेंट। तो कार का जो हम प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं, तो अगर कार एक्सीडेंट हुआ तो ही इंश्योरेंस को क्लेम कर सकते हैं। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्टीजेंट इवेंट of the car accident. It can happen, it may not happen. Real estate, a buyer might make an offer to purchase a house that is contingent on successful sale of their current home. तो ये भी जो रियल एस्टेट एजेंट को हम लोग अपॉइंट करते हैं कि आप मेरा घर बेच के दो तो हम आपको इतना इतना ब्रोकरेज देंगे, तो ये भी कंटीजेंट इवेंट है। अगर वो घर बेच पाया तो ठीक, नहीं बेच पाया तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये एक कॉन्टीजेंट इवेंट पे बेस्ड है, तो वो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। कंडीशनल पेमेंट, जहाँ पे कोई कंडीशनल पेमेंट की बात चल रही है। अ कॉन्ट्रैक्ट टू पे समवन अ बोनस इफ देयर कंपनीज प्रॉफिट्स एक्सीड अ सर्टेन अमाउंट। किसी कंपनी ने बोला कि हम आपको बोनस देंगे अगर हमारी कंपनी की जो सेल्स हैं वो 100 करोड़ को क्रॉस होते हैं। तो ये कंटीजेंट इवेंट पे बेस्ड है। ये इवेंट होगा मतलब 100 करोड़ बिजनेस क्रॉस करेगा तो ही बोनस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये भी एक तरह का कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। Child's allowance. A parent might make a contract with their child that they can play a video game
for 3 hours each night unless they fail to finish their homework before dinner. तो ये भी एक कॉन्टीजेंट इवेंट पे बेस्ड है कि अगर इतनी पढ़ाई की तो वीडियो गेम खेलने मिलेगा. नाउ व्हाट इज सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस? तो सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस एक लीगल रेमेडी है जहाँ पे कोई और पार्टी आपके लिए वो काम करती है. जैसे सब्सटीट्यूट, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं पढ़ाने के लिए अवेलेबल नहीं हूँ तो मैं मेरे हस्बैंड को बोल रही हूँ कि आज आप पढ़ाओ, तो ही इज़ अ सब्सटीट्यूट ऑफ मी. तो ही इज़ सब्सटीट्यूटिंग माई सर्विसेज एंड ही इज़ कमिंग एंड आर टीचिंग यू. तो दैट इज़ द सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस, जहाँ पे substituted performance is a legal remedy where a party who has suffered from breach of contract. अगर किसी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट जिस दो पार्टीज होती हैं ए और बी, तो जिसको सफ़र हुआ है, जिसके साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस पार्टी के लिए कोई थर्ड पार्टी वो केस परफॉर्म करती है. फॉर एग्जांपल कि जैसे हमारा ही केस हम ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल कि अगर मैं पढ़ा रही हूँ और मैं आप लोगों को रोज़ पढ़ाती हूँ और अभी मैंने अचानक से बोल दिया, फॉर एग्जांपल अगर ये पेड सर्विस होती तो अगर बोलूँ कि अभी से मैं कल से नहीं पढ़ाऊँगी, तो यहाँ पे आप लोग जो हो वो लोग लॉस सफ़र करोगे बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट मैंने ब्रीच किया. अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया तो यू विल बी सफरिंग अ लॉस, एंड इफ़ यू आर सफरिंग अ लॉस तो यू विल आस्क फॉर अ सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस कि आप नहीं कर सकते हो तो आप किसी और को बोलो. तो ऐसे केस में कोई थर्ड पार्टी आके मेरी तरफ से सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस देगी. तो यहाँ पे ये किस लिए होता है सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस? ताकि जिसका जो नुकसान हुआ है, जिसके लिए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उनकी भरपाई हो सके, उनको सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस मिल सके. तो सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस इज अ लीगल रेमेडी वेयर अ पार्टी हु हैज़ सफर्ड फ्रॉम अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट can get the contract performed by third party or by their own agency. तो थर्ड पार्टी से या किसी और एजेंसी से वो सब्सटीट्यूट ले लेते हैं. द इंजर्ड पार्टी कैन देन रिकवर द एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट फ्रॉम द डिफॉल्टिंग पार्टी. तो इंजर्ड पार्टी जो होगी वो डिफॉल्टिंग पार्टी से बाद में कॉस्ट रिकवर करेगी. इसमें दूसरा एग्जांपल हम ये भी देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया कि मेरे घर का पेंट का काम पूरा करो, और मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट ले लिया. अब मैंने पेंट का काम आधे में किया और आधे में छोड़ के चली गई. अब यहाँ पे क्या होगा, मैं डिफ़ॉल्टिंग पार्टी हूँ क्योंकि मैं आधे में छोड़ के चली गई और मैंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर लिया. अब आप क्या बोलोगे कि तुम एक सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस दो, कोई अपना एक सब्सटीट्यूट दो जो आके पेंट करे, तो वो भी मैं नहीं दे रही हूँ. तो आप क्या करोगे, आप एक एजेंसी ओन एजेंसी अपॉइंट करोगे, दूसरी कोई एजेंसी, उससे आप बाकी का काम पूरा करवाओगे और फिर जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो आप मुझसे लोगे क्योंकि मैं पहले से ही आपसे एडवांस ले चुकी हूँ पूरे घर को पेंट करने के लिए. तो आप जो नई एजेंसी रखोगे, जो सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस जिनसे करवाओगे, उनसे आप जो भी पैसा उनको दोगे वो पैसा आप मुझसे रीइंबर्स करोगे. तो दिस रेमेडी इज टिपिकली यूज्ड आफ्टर द ब्रीचिंग पार्टी फेल्स टू परफॉर्म आफ्टर रिसीविंग अ नोटिस. तो ये रेमेडी तब यूज़ होती है जो ब्रीच करती है कॉन्ट्रैक्ट, जो तोड़ती है. जैसे कि इस एग्जांपल में अगर मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ती हूँ तो फेल्स टू, और मुझे आपने नोटिस भी दिया कि काम पूरा करो और फिर आई एम जस्ट फेलिंग टू परफॉर्म माई ड्यूटीज़. तो इन दैट केस आप लोग रेमेडी ये यूज़ करोगे, या तो आप मुझे बोलोगे कि किसी सब्सटीट्यूटेड बंदे को लेके आओ जो मेरा काम करे, या तो फिर आप किसी अपनी ही एजेंसी, अपने ही किसी लोगों को बुलाओगे और जो लोग ये काम को पूरा करेंगे एंड देन आप मुझसे वो पैसा रिकवर करोगे. तो की एस्पेक्ट्स क्या हैं इसके? इनिशिएशन, द पार्टी दैट हैज़ सफर्ड द ब्रीच मस्ट गिव रिटन नोटिस ऑफ एटलीस्ट 30 days टू द पार्टी इन ब्रीच. मतलब आप मुझे 30 days का नोटिस दोगे, giving them an opportunity to perform before opting for substituted performance. तो आप मुझे 30 दिन का टाइम दोगे कि 30 दिन का टाइम है आपके पास, आप ये जो है वो अपना नोटिस दे रहे हैं आपको. अगर आपने 30 दिन में ये नहीं किया तो हम लोग आपके अगेंस्ट में कोई सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस को लेके आएंगे, फिर आपको जो भी उसका खर्चा हुआ वो आपसे रिकवर करेंगे. और मेथड ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा? द कॉन्ट्रैक्ट इज फुलफिल्ड आइदर बाय थर्ड पार्टी और बाय इंजर्ड पार्टी यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज. या तो कोई थर्ड पार्टी आ जाएगी जो काम करके देगी, या तो मैं कोई सब्सटीट्यूट दूंगी, या तो फिर
जो इंजर्ड पार्टी है, जिसका नुकसान हुआ है, जैसे कि इस केस में आप लोग, तो आप क्या करोगे, एक अपने ही रिसोर्सेज को लेके आओगे और उसको आप असाइन करोगे एज ए एजेंट कि तुम ये काम करो, उसका फिर रिकवरी आप मुझसे करोगे. द इंजर्ड पार्टी कैन रिकवर ऑल द एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट इनकर्ड इन गेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म्ड फ्रॉम डिफॉल्टिंग पार्टी. तो मैं डिफॉल्टिंग पार्टी हूँ, तो आप मुझसे ही जो है वो अमाउंट रिकवर करोगे. लिमिटेशंस क्या हैं इसके? इफ़ अ पार्टी ऑप्ट्स फॉर सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस, दे जनरली कैन नॉट sue the ओरिजिनल ब्रीचिंग पार्टी फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. इसके लिमिटेशन ये है कि अगर आपने सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस के लिए ऑप्ट किया, मतलब मैंने आपको मेरा सब्सटीट्यूट दे दिया कि चलो मैं नहीं कर रही हूँ तो ये बंदा कर रहा है, या फिर दूसरा कोई बंदा कर रहा है और मैंने जो है उसको पैसे दे दिए जितने बनते थे, मतलब उसको जो भी आपने पैसे दिए उतने आपने मुझसे रिकवर कर लिए, तो ऐसे केस में आप मुझ पे केस नहीं कर सकते हो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि आपका काम तो हो गया. चाहे वो थर्ड पार्टी ने किया, चाहे मैंने किया, और मैंने आपको कॉस्ट भी दे दी उसकी. तो इसका लिमिटेशन सिर्फ यही है, इसका डिसएडवांटेज सिर्फ यही है सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंसेस का, कि आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस उस पर नहीं कर सकते हो कि अब इसने अपना काम नहीं किया, क्योंकि आपने अपना काम करवा लिया, फिर आपने उसमें मुझसे पेमेंट भी रिकवर कर ली, तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट सू मी. अगर आपको मुझ पे केस करना ही है तो सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस की बात ही मत करो, और अगर सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस आपने करवा लिया तो आप मुझ पे केस नहीं कर सकते हो कि आपने कैसे इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया. मतलब ब्रीच भी कर लूँगी मैं और मैं बच भी जाऊँगी, क्योंकि सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस आपको मिल गया और मैंने उसके चार्जेस जो है वो बेयर किए. पर्पस क्या है? दिस प्रोविजन इज डिजाइंड टू प्रोवाइड अ क्विक एंड इफेक्टिव रेमेडी. तो ये क्यों प्रोविजन बना है? अगर आप कोर्ट में जाओगे, फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस करोगे, फिर मैं सामने एडवोकेटिंग करूँगी, फिर सामने हम लोग लड़ेंगे एंड ऑल, फिर उसके बाद जो भी डिसीजन आएगा, फिर वो सही आया तो ठीक, नहीं तो वापस अपील में जाओगे. तो फिर क्विक एंड इफेक्टिव रेमेडी के लिए ही ये प्रोविज़न का जो है वो इंट्रोडक्शन हुआ है, ताकि लोगों को जो है सब्सटीट्यूटेड रेमेडी मिल जाए, सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस मिल जाए, और फिर लिटिगेशन में नहीं जाना पड़े, और फिर इजीली जो है वो कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन भी ये लोग ले सकते हैं मुझसे, अगर मुझे पूरे पैसे दे चुके हैं तो. नाउ स्टेट द इफेक्ट ऑफ मिस्टेक इन अ कॉन्ट्रैक्ट. तो कॉन्ट्रैक्ट में मिस्टेक क्या है? अ मिस्टेक इन अ कॉन्ट्रैक्ट कैन रेंडर इट वॉइड. मिस्टेक्स जो है कॉन्ट्रैक्ट में अगर हुई है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वो वॉइड बना सकती है, इलीगल, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ बना सकती है. ऐसा बना सकती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था. मतलब क्या, वो कॉन्ट्रैक्ट एकदम वॉइड ही हो जाएगा अगर उसमें मिस्टेक हुई तो. कैन बी और वॉइडेबल. वॉइड और वॉइडेबल में फ़र्क है. वॉइड मतलब वो ऐसा समझा जाएगा कि वो ऐसा नल एंड वॉइड है जैसे कि वो कभी था ही नहीं. वॉइडेबल कैसा होता है कि अगर इनोसेंट पार्टी चाहे तो उसको कैंसिल कर सकती है, उसको नलिफाई कर सकती है. तो वॉइड और वॉइडेबल दो अलग चीज़ें हैं. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो हो जाएंगे जो कि बिल्कुल ही गलत है, जैसे कि चोरी करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, किसी को मर्डर करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही इलीगल है, तो ये है ही वॉइड. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे कि अगर दो लोगों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है आपस में कि अगर आपने मेरे 10,000 शूज़ बेचे तो मैं आपको 3 लाख रुपए दूंगा, और फिर 10,000 शूज़ बेचने के बाद भी मैंने 3 लाख रुपए नहीं दिए, तो यहाँ पे इनोसेंट पार्टी जो होगी उसके पास पावर है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बना सकती है केस करने के बाद. वॉइडेबल बनाने का पावर मतलब उसको नलिफाई करने का पावर इनोसेंट पार्टी के पास होता है अगर वो वॉइडेबल है तो. डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मिस्टेक एंड वेदर इट कंसर्न्स अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ एग्रीमेंट. ये डिपेंड करता है कि क्या मिस्टेक है, कौन सी मिस्टेक की है सामने वाले ने कि इनोसेंट पार्टी चाहती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को ही वॉइडेबल बना लो. मतलब फॉर एग्जांपल हम अगर ये शूज़ वाला ही एग्जांपल ले कि मैंने अगर आपको बोला, मैंने सतीश जी को बोला कि आप अगर 100 शूज़ बेच के दोगे मुझे तो मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगी. यहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने 100 शूज़ बेच के दिए, बट मैंने उनको 2 लाख की जगह 1,75,000 ही दिए, तो यहाँ पे मैंने 25,000 का नुकसान किया उनका. तो यहाँ पे चाहे
तो इनोसेंट पार्टी कौन है? मिस्टर सतीश। तो सतीश जी क्या कर सकते हैं? उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी मिस्टेक। वो बोलेंगे आगे से अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करना, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो गया क्योंकि मैंने पहली बार में ही देख लिया, आपने मेरे 25,000 खा गए। तो ऐसी चीज़ों में इनोसेंट पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बना सकते हैं कि नहीं। बट ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं है, ये कोई इनोसेंट पार्टी या ज़बरदस्ती किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट या अनसाउंड माइंड का किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये वॉइड नहीं है, बट इट इज़ वॉइडेबल अगर मैंने जो कोई उसमें मिस्टेक की तो, या दोनों में से किसी भी पार्टी ने उसमें मिस्टेक की तो। कॉमन मिस्टेक्स शेयर्ड बाय बोथ और म्यूचुअल मिस्टेक्स कॉमन मिस्टेक भी हो सकती है, हो सकता है मैंने अगर 1,75,000 दिए तो सतीश जी ने भी जो है सिर्फ 90 ही शूज़ सेल किए और 10 पेयर ऑफ शूज़ तो अभी भी वैसे ही पड़े हैं, तो कॉमन मिस्टेक हो गई। तो मिस्टेक क्या है वो ही समझने के लिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। जो वॉइडेबल कब होगा? जब कोई मिस्टेक होगी। तो मिस्टेक एक पार्टी की भी हो सकती है, दोनों पार्टीज की भी हो सकती है, और म्यूचुअल मिस्टेक्स भी हो सकती है कि दोनों की ही मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, एक ही चीज़ पे दोनों ने अलग अलग तरीके से समझा है, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेम फैक्ट। क्योंकि लोगों का अलग अलग इंटरप्रिटेशन होता है, तो हो सकता है किसी एक चीज़ में मैंने कुछ और समझा और सतीश जी ने कुछ और समझा, तो ऐसे केसेस में उसको म्यूचुअल मिस्टेक्स बोलते हैं। रिगार्डिंग अ कोर फैक्ट कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, तो ऐसे चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड बना सकता है। यूनिलैटरल मिस्टेक्स मतलब एक पार्टी, यूनी का मतलब वन होता है, बायलैटरल मतलब दो होता है, तो यूनिलैटरल मतलब एक पार्टी की गलती हुई है। तो टिपिकली डोंट invalidate a contract unless other party knew of mistake or induced it through fraud or misrepresentation। अगर यूनिलैटरल मिस्टेक है, एक तरफा मिस्टेक है, तो एक तरफा मिस्टेक से हर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड नहीं बन जाता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है अदर पार्टी पे कि अदर पार्टी उस मिस्टेक को कैसे ले रही है। अगर वो उसको फ्रॉड की तरह ले रही है तो वो वॉइड हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। अगर वो सिर्फ ऐसे ले रही है कि ये मिस रिप्रेजेंटेशन है, वो किस तरह से उसको ले रही है, तो ये डिपेंड करता है अदर पार्टी पे। तो मिस्टेक्स जो है वो म्यूचुअल भी हो सकती है, कॉमन मिस्टेक हो सकती है, या फिर यूनिलैटरल मिस्टेक्स हो सकती है। टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स क्या है? वही है म्यूचुअल मिस्टेक, यूनिलैटरल मिस्टेक्स एंड और एक है यहाँ पे यूनिलैटरल, तो हमने देखा कि क्या है। एक है कि इंड्यूस्ड बाय फ्रॉड, ऐसी कौन सी मिस्टेक होगी जिसको सामने वाला बोल देगा कि ये फ्रॉड है। इफ द अदर पार्टीज फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन कॉज्ड द यूनिलैटरल मिस्टेक, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल एट अ ऑप्शन ऑफ मिस्टेकन पार्टी। तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाएगा, जो इनोसेंट पार्टी होगी वो उसको वॉइडेबल बना सकती है अगर सामने वाले पार्टी को लगेगा कि ये जो है इसमें फ्रॉड हुआ है। तो जो मिस्टेक है, कोई कोई मिस्टेक सिर्फ मिस्टेक होती है, कोई मिस्टेक फ्रॉड हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर सोने का बिज़नेस कर रही हूँ, गोल्ड का बिज़नेस कर रही हूँ, तो मैंने वैशाली को जो सेट है, गोल्डन सेट बोला मैंने कि ये गोल्डन सेट है, बट एक्चुअली वो गोल्ड नहीं था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मिस्टेक की कि मैंने गोल्ड बोल के जो है वो कुछ और मटेरियल दे दिया, ब्रॉन्ज दे दिया, नकली ज्वेलरी दे दी वैशाली जी को। तो यहाँ पे ये जो मिस्टेक है ये सिर्फ मिस्टेक नहीं है, ये फ्रॉड है, मिस रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा। अगर ये गोल्ड नहीं होता या फिर ये कोई और चीज़ होती, फॉर एग्जांपल मैं ट्रेड कर रही हूँ किसी चाय पत्ती का, और मैंने मुकुंद जी को बोला कि जो चाय पत्ती है वो A+ ग्रेड की है, जबकि वो A+ ग्रेड की नहीं थी, थोड़ी उसकी कम लेवल की थी। तो यहाँ पे जो ये मिस्टेक है ये फ्रॉड नहीं है, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ठीक है ये मिस्टेक है। तो डिपेंडिंग अपॉन केस, इनोसेंट पार्टी जो है, इन दिस केस वैशाली जी है, इन द केस ऑफ गोल्ड, और चाय के केस में मुकुंद जी, ही कैन डिसाइड और शी कैन डिसाइड कि इसको कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बनाना है कि नहीं बनाना है, डिपेंडिंग अपॉन द मिस्टेक। तो मिस्टेक फ्रॉड थी, या मिस्टेक मिस रिप्रेजेंटेशन थी, या मिस्टेक सिर्फ मेयरली मिस्टेक ही थी। तो की कंसिडरेशन क्या है? मटीरियलिटी देखनी है। फॉर अ मिस्टेक टू इफेक्ट अ कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिडिटी, इट मस्ट बी अबाउट अ क्रूशियल फैक्ट, अ फैक्ट without which the parties would not have
एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट। तो फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मटीरियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मटीरियलिटी इंपॉर्टेंट है इन द केस ऑफ वैशाली जी, कि मैंने उनको गोल्ड, वो गोल्ड लेने ही आए थे मेरे पास, तो गोल्ड की ही मैंने डील की है, तो वहां पर ही वो फेक है, तो वो ऑब्वियसली वो केस तो पूरा फ्रॉड का ही है, जहाँ पे मटीरियलिटी ही क्वेश्चन में है। दूसरे केस में अगर मुकुंद जी मेरे पास चाय पत्ती लेने आए थे, तो मैंने उनको चाय पत्ती ही दी है। ऐसा नहीं है कि चाय पत्ती की जगह मैंने मिट्टी दे दी है, तो चाय पत्ती ही दी है, थोड़ी कम क्वालिटी की है। तो यहाँ पे जो है वो मटीरियलिटी इज अ मैटर ऑफ अ कंसर्न टू अंडरस्टैंड वेदर द मिस्टेक कैन बी मेक द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड और वॉइडेबल। तो मिस्टेक ऑफ लॉ वर्सेस फैक्ट क्या है? जनरली एन इनकरेक्ट बिलीफ अबाउट द लॉ एंड फोर्स इन इंडिया डज नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। अगर किसी को लॉ के बारे में इनकरेक्ट बिलीफ है, उसको लगा ऐसा है, तो ऐसे केस में वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो voidable नहीं बन जाता है। However, a mistake of fact is more likely to have a significant effect. ये जो चीज़ है ना, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ये बहुत बड़ी, मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट बहुत ऐसा लंबा डिस्कशन है, उसको हम कभी बाद में करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और मुझे इंटरेस्टिंग भी लगता है, बट वी विल डू इट लेटर। एज ऑफ नाउ आप इतना समझ के चलो कि अगर आपको फैक्ट नहीं पता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, फैक्ट नहीं पता है, तो आप पे सिग्निफिकेंट इफेक्ट है। लेकिन अगर आप बोलते हो कि मुझे लॉ नहीं पता है, तो ये नहीं चलेगा। तो दो अलग चीज़ें हैं, मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ये हम डिटेल में करेंगे। गिव द मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट्स। रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट ये होते हैं कि अगर आपने ये किया तो मैं ये करूँगी। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ए एग्री टू सेल अ लैपटॉप टू बी फॉर $1,000। ए प्रॉमिस टू सेल अ लैपटॉप इज इन एक्सचेंज फॉर बीस प्रॉमिस टू पे एंड वाइस वर्सा। तो ए ने एग्री किया कि मैं आपको लैपटॉप $1,000 में बेचूंगा, और ए ने ये जो प्रॉमिस किया इन एक्सचेंज ऑफ 20 प्रॉमिस, कि हाँ उसने भी प्रॉमिस किया वो पे करेगा, मैंने भी प्रॉमिस किया वो लैपटॉप सेल करूँगा, तो दिस इज़ अ रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट। दोनों ने एक दूसरे के लिए रेसिप्रोकेट किया, मतलब उसने लैपटॉप दिया और उसने पैसे दिए। रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट और रेसिप्रोकल प्रोमिसेस आर एग्रीमेंट वेयर द प्रोमिसेस ऑफ ईच पार्टी फॉर्म द कंसिडरेशन फॉर द अदर्स प्रॉमिस। जहाँ पे कंसिडरेशन की बात आती है, मतलब एक साइड कंसिडरेशन होगी और एक साइड कोई भी प्रॉमिस जो है वो पूरा करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें है कि आई प्रॉमिस यू टू पे द अमाउंट, यू गिव मी द लैपटॉप। आई प्रॉमिस यू टू सो एंड सो अमाउंट इफ़ यू सेल द हाउस टू मी। तो यहाँ पे ये रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट है ऑफ अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। उसने बोला घर बेच दो तो मैं इतना पैसा दूंगा, तो यहाँ पे ये चीज़ एग्रीमेंट बन जाती है जब उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व होता है। कंसिडरेशन इज अ अमाउंट, कुछ तो अमाउंट उसमें इन्वॉल्व होता है। इट इज़ अ म्यूचुअल एक्सचेंज वेयर ईच पार्टीज कमिटमेंट इज द प्राइज फॉर अदर्स कमिटमेंट। दूसरे की कमिटमेंट के सामने प्राइज होगा। Creating a legally binding situation where if one party fails to fulfill their promise, the other can seek legal remedies. ऐसे केस में अगर आपने प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो दूसरा जो सामने वाला है वो लीगल रेमेडी के लिए जा सकता है। अगर यहाँ पे इस केस में अगर उसने बोला कि तुम मुझे $1,000 दो तो मैं तुमको लैपटॉप सेल करूँगा, अब $1,000 लेके बैठ गया, लैपटॉप सेल नहीं किया, तो यहाँ पे बी के पास लीगल रेमेडी है, वो जाके लीगली उसके अगेंस्ट सू कर सकता है कि आपने बोला था, आपने अपना प्रॉमिस जो किया उसके अगेंस्ट रेसिप्रोकेट करो, तभी वो रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे वो रेसिप्रोकेट नहीं करेगा अगर इवन कंसिडरेशन देने के बाद, प्राइस देने के बाद, तो यहाँ पे ये जो है उसको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, उसको जो भी है वो सज़ा मिलेगी। तो क्योंकि ये लीगली बाइंडिंग सिचुएशन है और इसीलिए लीगल रेमेडीज भी अवेलेबल है। अ क्लासिक एग्जाम्पल इज एन एग्रीमेंट टू सेल गुड्स फॉर अ प्राइस। वन पार्टी प्रॉमिस टू डिलीवर गुड्स एंड अदर प्रॉमिस टू पे फॉर देम। एक पार्टी गुड्स देगी, दूसरी पार्टी उसके बदले में पैसे देगी। तो ये एग्जाम्पल है, a delivery and payment contract, a promise to deliver a shipment of goods to B and B promise to pay $5,000 upon delivery. तो
$5,000 वो पे करेगा अगर उसने गुड्स उसको मिल गए। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी यही होता है कि वो बोलेगा मैं आपको घर बना के दूंगा और उतना आप मुझे पैसा दे दोगे। तो ये भी एक लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसे ही होता है कि सैलरी दे देंगे। फॉर एग्जांपल किसी ने 1 महीना काम किया, वो सैलरी नहीं दे रहे, तो आप लीगली जा सकते हो कि 1 महीना काम करवा लिया मैंने, तो अपना प्रॉमिस पूरा किया, अब ही इज़ नॉट फुलफिलिंग हिज प्रॉमिस, ही इज़ नॉट रेसिप्रोकेटिंग हिज प्रॉमिस टू पे मी द सैलरी। तो ये सब चीज़ें जो है वो रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट के एग्जाम्पल्स हैं। इसके की इंग्रेडिएंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि म्यूचुअल कंसिडरेशन होगा, दोनों ही पार्टीज अपनी इंडिपेंडेंट प्रोमिस करते हैं, मतलब दोनों अपने मर्जी से म्यूचुअली आते हैं और म्यूचुअली कंसिडर करते हैं कि मैं आपके यहाँ पे जॉब करूँगी और आप मुझे उतनी सैलरी देना। तो ये म्यूचुअल कंसिडरेशन है। उसने बोला ठीक है मैं तुमको मंथली 75,000 सैलरी दूंगा, तो ये एक म्यूचुअल कंसिडरेशन है। इंटरडिपेंडेंस है, दोनों का इंटरडिपेंडेंस है। अगर वो प्रॉमिस पूरी करेगा तो ही ये अपनी प्रॉमिस पूरी करेगा, वो अगर लैपटॉप देगा तो ही वो उसको $1,000 देगा। द promises आर लिंक्ड एंड द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड ऑन म्यूचुअल एक्सचेंज। तो कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी म्यूचुअल एक्सचेंज पे डिपेंड करती है। अगर ये बात है घर बनाने की, तो घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो जब तक घर बनेगा तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। लैपटॉप के बेचने की बात है, तो जब तक वो लैपटॉप बिक गया और उसके बाद पैसे मिल गए तो तब वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है ऑफ अ सर्विस, तो सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब जब तक मैं वहाँ जॉब करूँगी तब तक वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट चलेगा और हर महीने मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूँगी, मतलब आई विल बी गोइंग टू जॉब एंड दिस एम्प्लॉयर विल बी रेसिप्रोकेटिंग बाय पेइंग द सैलरी टू मी एवरी मंथ। लीगल ऑब्लिगेशन होगा इसमें। अगर कोई भी एक पार्टी अपना प्रॉमिस को परफॉर्म करने से फेल हो जाती है तो अदर पार्टी है जो वो उसके अगेंस्ट सू कर सकती है अंडर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉट एज अ टॉर्ट। इसीलिए ही कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच के लिए अलग से पूरा लॉ है कॉन्ट्रैक्ट का। यही अगर टॉर्ट होता तो हम टॉर्ट में जो है उसके अगेंस्ट केस करते, बट यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सू कर सकते हैं। विच पार्टीज आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन से पार्टीज हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक, काबिल हैं, कॉम्पिटेंट हैं। द पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट आर दोज हु आर ऑफ एज ऑफ मेजॉरिटी, मतलब 18 ईयर्स से बड़े होने चाहिए, ऑफ साउंड माइंड के होने चाहिए, रैशनल होने चाहिए, एंड आर नॉट डिसक्वालिफाइड फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी अदर लॉ। कोई और लॉ के हिसाब से वो डिसक्वालिफाइड तो नहीं है फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे लिखा है कि कोई अगर लास्ट 6 महीने के लिए जेल में गया था तो वो बंदा ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, तो ऐसा कोई डिसक्वालिफिकेशन उसका है तो वो भी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ये डिपेंड करता है कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो। दिस जनरली इंक्लूड्स एडल्ट्स who have a mental capacity to understand the terms and consequences of the agreement and are not subject to legal restrictions such as being a convicted criminal or an insolvent। तो ये भी है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट खुद को बोल रहा है तो वो कन्विक्टेड क्रिमिनल होगा, तो भी उसके ऊपर लीगल रेस्ट्रिक्शंस होंगे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, या तो फिर वो इंसॉल्वेंट होगा। इंसॉल्वेंट मतलब जो सॉल्वेंट नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसका दिवाला निकल गया है, तो ऐसा कोई भी बंदा जो है उसके लिए भी कंडीशंस हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं कि वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी फिनेंशियल रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट अगर इंसॉल्वेंट बंदा करेगा तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। लेकिन अगर इंसॉल्वेंट बंदा कोई और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है नॉर्मल, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कुछ भी और, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फ्रेंडशिप या कोई और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो कर सकता है। लेकिन अगर फिनेंस रिलेटेड कुछ है जहाँ पे उसकी कैपेसिटी नहीं है, छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, बट उसके लिए लीगल रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे। कॉम्पिटेंट पार्टीज़ की एज ऑफ मेजॉरिटी 18 है, लेकिन कोई कोई केसेस में 21 ईयर्स होता है कॉन्ट्रैक्ट की मेजॉरिटी। यूजुअल केसेस में 18 इज़ द केस। साउंड माइंड का होना चाहिए। अ पर्सन इज कंसिडर्ड ऑफ साउंड माइंड इफ दे आर केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट and forming a rational judgment about its effects upon their interest at the time it is made। जिस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट बना है उसकी मीनिंग को समझना, उसकी रैशनल जजमेंट को समझना और उसके इफ़ेक्ट्स को समझना। अगर वो समझ पा रहा है
तो वो साउंड माइंड का है. दिस कैपेसिटी कैन बी टेम्पररी, सच एज अ पर्सन हु इज लुकिड ड्यूरिंग इंटरवल्स ऑफ द मेंटल इलनेस और इज नॉट इंटॉक्सिकेटेड. तो ये कैपेसिटी टेम्पररी भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा जो है वो बहुत टॉक्सिकेटेड है या फिर बहुत ज़्यादा ड्रग्स के इसमें है या फिर कोई मेंटल इलनेस में है कि वो कुछ टाइम के लिए ठीक होता है और कुछ टाइम के लिए ठीक नहीं होता है. तो ये कैपेसिटी टेम्पररी भी हो सकती है. मतलब कोई बंदा जो है अगर उसका माइंड साउंड नहीं है, कभी कभी उसको मेंटल इलनेस होती है और कभी कभी वो साउंड बिहेव नहीं करता है. तो जिस टाइम पे वो साउंड बिहेव करता है उस टाइम पे अगर उसने एग्रीमेंट किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लीगल है. अदरवाइज मतलब वो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. कब वो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? जब उसकी माइंड की स्थिति समझने के लिए तैयार है, वो समझ सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, उसके एग्रीमेंट को और सब चीज़ों को. हो सकता है 2 घंटे बाद वो ड्रग्स ले ले या कुछ और कर ले, या फिर वो 10 घंटे बाद मेंटली इल हो या उसको कोई प्रॉब्लम हो. तो ऐसे केस में जब वो ठीक है उस दौरान वो, अगर वो तब वो साउंड माइंड का है, तब उस दौरान वो रैशनली सोच सकता है, तो वो कॉम्पिटेंट है पार्टी टू डू अ कॉन्ट्रैक्ट. नॉट डिसक्वालिफाइड बाय एनी लॉ, वो बंदा किसी भी लॉ से डिसक्वालिफाइड नहीं होना चाहिए. तो दिस इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स हु आर नॉट प्रिवेंटेड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग ड्यू टू देयर लीगल स्टेटस. तो जैसे कि माइनर्स हैं, तो माइनर जो हैं वो अलाउड नहीं है उनको, दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू डू द कॉन्ट्रैक्ट. persons of unsound mind, individual who lack mental capacity to contract, तो वो लोग भी जो है वो नहीं, दे आर नॉट कॉम्पिटेंट दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू डू कॉन्ट्रैक्ट. convicts, those who are serving a sentence for a crime and are therefore disqualified from entering into contract. जो कि कोई सज़ा को भुगत रहे हैं, फॉर अ क्राइम के लिए कोई सज़ा को भुगत रहे हैं, तो ऐसे जो भी लोग होंगे वो लोग भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिस्क्वालीफाइड हैं. इंसॉल्वेंट जो है, जो कि अपने डेट्स को पे नहीं कर सकते हैं, आर कंसिडर्ड इनकम्पिटेंट एंड अनटिल डिस्चार्ज बाय द कोर्ट. जब तक कोर्ट उनको रिहा नहीं कर लेती, कोर्ट नहीं बोल लेती कि नाउ यू आर सॉल्वेंट एंड नाउ यू कैन डू कॉन्ट्रैक्ट, तब तक वो कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. फॉरेन सोवेनियर्स एंड डिप्लोमेट्स, तो हमारे देश में कैसे लॉ है उस हिसाब से डिसाइड होगा कि डिपेंडिंग अपॉन द लॉज इन द कंट्री दे मे हैव सर्टन रेस्ट्रिक्शंस. तो कौन से फॉरेन के लोग, कौन से फॉरेन के डिप्लोमेट्स इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. तो ऐसे लॉ में होता है, हर एक कंट्री के लॉ के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से कंट्री के लॉ कौन से कंट्रीज़ के डिप्लोमेट्स को अलाउ नहीं कर रहे हैं टू डू अ कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया. सो फॉर दिस रीज़न दे मे बी incapable of doing a contract. That means they are incompetent to do the contract. Now define declaratory decree. तो डिक्री क्या होती है? डिसीशन अवार्ड बाय जजेस. एक तरह का जो डिसीशन होता है, अवार्ड होता है, या एक तरह का जो फैसला सुनाते हैं, तो उसे डिक्री बोलते हैं. बट डिक्री और डिसीशन और अवार्ड में फ़र्क है. एज ऑफ नाउ हम देखते हैं कि डिक्री क्या है. डिक्लेरेटरी डिक्री क्या है? डिक्लेरेटरी डिक्री इज़ अ कोर्ट ऑर्डर. ये भी एक कोर्ट का ऑर्डर ही है. जैसे अवार्ड होता है, जैसे डिसीशन होता है, तो वैसे ही ये भी एक अवार्ड, ये भी एक ऑर्डर ही है दैट ऑफिशियली डिक्लेयर्स द राइट्स एंड लीगल स्टेटस ऑफ पार्टीज विदाउट ऑर्डरिंग एनी एक्शन. अगर कोर्ट कोई एक्शन नहीं ऑर्डर कर रही है, सिर्फ किसी का लीगल स्टेटस बता रही है, सिर्फ किसी की राइट बता रही है, ये तुम्हारा फैसला है, जहाँ पे बात सिर्फ राइट्स की हो कि मेरा राइट क्या है. अगर मैं कोर्ट के पास गई हूँ, मैं उसको बोल रही हूँ कि इस चीज़ के लिए मेरा राइट है या नहीं है, मेरा लीगल स्टेटस क्या होना चाहिए, ऐसी चीज़ों के लिए अगर मैं जा रही हूँ, तो ऐसी चीज़ों के लिए कोर्ट जो डिसीशन, जो ऑर्डर देगी, उस ऑर्डर को डिक्री बोलेंगे, ना कि डिसीशन, ना ही अवार्ड. क्योंकि यहाँ पे कोई कॉम्पेंसेशन की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे कोई पेनल्टी की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे कोई प्रिजनमेंट की भी बात नहीं चल रही है. यहाँ पे सिर्फ बात चल रही है कि कोर्ट डिक्लेयर करेगी कि क्या राइट है और क्या लीगल स्टेटस है. सच एज
पेमेंट और एनी इंजंक्शन, पेमेंट और इंजंक्शन की बात नहीं चल रही है यहाँ पे। अगर डिक्लेरेटरी डिक्री कोर्ट ऑर्डर कर रही है, इसका मतलब ना वो कॉम्पेंसेशन दे रही है, ना ही कोई इंजंक्शन कर रही है कि टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग कर रही है, ना ही कोई पेनल्टी लगा रही है, ना ही किसी को जेल में डाल रही है, और ना ही वो कोई कॉम्पेंसेशन के लिए बोल रही है। जब सिर्फ वो डिक्लेयर कर रही है कि आपके राइट क्या होंगे और आपका लीगल स्टेटस क्या होगा, जैसे कि किसी को बताएगी कोर्ट कि ये घर जो है उस पर तुम्हारा अधिकार है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर किसी कोर्ट के पास कोई चीज़ लेके गई हूँ, पिटीशन लेके गई हूँ कि ये घर जो है वो किसका होना चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी मदर इन लॉ का घर है तो वो किसका होना चाहिए, तो कोर्ट ने जो भी कुछ प्रोसीडिंग है उसके बाद कोर्ट ने डिक्लेरेटरी डिग्री का ऑर्डर इशू किया और उसमें बोला कि ये जो घर है वो मेरे और मेरे हस्बैंड का होना चाहिए, तो हम दोनों का होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे कोर्ट ने क्या किया, सिर्फ राइट या मेरा लीगल पावर, जो मेरे लीगल स्टेटस है वो बताया। यहाँ पे कोई कॉम्पेंसेशन नहीं हुआ, यहाँ पे कोई इंजंक्शन भी नहीं हुआ, यहाँ पे कोई प्रिजनमेंट की भी बात नहीं हुई। तो जब ऐसा कुछ होता है तो वो होती है डिक्लेरेटरी डिक्री। It is used when a person's legal status or right to property is being denied. अगर किसी की right to property denied है, मतलब किसी ने मेरे प्रॉपर्टी पे कब्जा किया हुआ है, या फिर प्रॉपर्टी में क्लैशेस है, या फिर मेरे लीगल स्टेटस की बात चल रही है, थ्रेटेंड बाय अनदर पार्टी, कोई और पार्टी मेरे लीगल स्टेटस को थ्रेटन कर रही है, द कोर्ट रिजॉल्व्स द अनसर्टेनिटी बाय क्लैरिफाइंग। यहाँ पे डिक्री में, डिक्लेरेशन डिक्री में, डिक्लेरेटरी डिक्री में कोर्ट जनरली क्लैरिफाई करती है कि किसकी क्या लीगल पोजीशन है, किसके क्या लीगल राइट्स हैं, ताकि फ्यूचर में डिस्प्यूट्स ना हो। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डिक्लेयर्स एग्जिस्टिंग राइट्स, तो कोर्ट डिक्लेयर करती है कि क्या राइट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं ना। कोर्ट कोई नई राइट्स नहीं लेके आती है, जो एग्जिस्टिंग राइट जिसका होगा वही बताती है कि हाँ इसका हक बनता है और इसका नहीं बनता है, इसका लीगल राइट है और इसका नहीं है। नो फर्दर एक्शन, इट डज नॉट टिपिकली अवॉर्ड डैमेजेस, यहाँ पे कोई डैमेजेस को भरपाई करने की बात नहीं होती, ना ही कोई इंजंक्शन की बात होती है, रिक्वायर ना ही ये बोलती है कोर्ट की ये तुम्हें करना है, ये तुम्हें नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स अ प्रिवेंटिव, द मेन गोल इज टू प्रिवेंट द फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स बाय रिमूविंग द डाउट। अगर किसी को डाउट है, जो भी पार्टीज वहाँ पे आई है, तो उस डाउट को रिमूव करने के लिए प्रिवेंटिव अगर कोई ऑर्डर कोर्ट देती है तो वो डिक्लेरेटरी डिक्री होती है। ये डिस्क्रिशनरी पावर है, मतलब कोर्ट का खुद का अपना पावर है। कोर्ट हैव द डिस्क्रिशन, कोर्ट के पास पावर है, अथॉरिटी है टू ग्रांट और डिनाई अ डिक्लेरेटरी डिक्री। तो डिक्लेरेटरी डिक्री के लिए अगर मैं कोर्ट से मांग करूँगी तो कोर्ट के पास खुद का डिस्क्रिशन है कि वो मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। तो कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि वो मेरी अर्जी को माने या खारिज भी करे, क्योंकि ये कोई गारंटीड राइट नहीं है। कोर्ट को लगेगा ये सही है, केस लेना चाहिए, तो ही कोर्ट लेगी। When it is used, the plaintiff can seek a declaratory decree when their right to a legal status like profession या minority status, अगर उसका लग रहा है कि भाई मेरा minority status जो है, मैं माइनर हूँ और घर मेरा राइट है उस घर पे, तो ऐसे केसेस में, या किसी के प्रोफेशन में कुछ उसका लीगल राइट उसको मिलना चाहिए, ऐसी कोई चीज़ है जहाँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस हैं, तो ऐसे केसेस में जो है वो, ऐसे केसेस में डिक्लेरेटरी डिक्री के लिए लोग जाते हैं। अब एग्जाम्पल वही दिया है, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। लिमिटेशंस क्या है, बिकॉज इट डज नॉट ऑर्डर अ स्पेसिफिक एक्शन, अ डिक्लेरेटरी डिक्री इज ऑफन नॉट डायरेक्टली एनफोर्सेबल द सेम वे एज अदर जजमेंट्स। क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एक्शन नहीं है, तो डिक्लेरेटरी डिक्री का जो एनफोर्समेंट है वो तुरंत नहीं हो जाता है, सेम वे में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कैसा है, ये सिर्फ राइट को बताता है, यहाँ पे ये नहीं बताता है कि तुम्हें इतना कॉम्पेंसेशन पे करना है या इसको जेल में डाल दो, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। यहाँ पे सिर्फ डिक्लेरेशन हो रही है, डिक्री की डिक्लेरेशन हो रही है ये राइट्स की, तो वो जो है वो एनफोर्सेबल उस हिसाब से होता है, ना कि अदर जजमेंट की तरह होता है कि तुरंत हो जाता है। इफ़ अ पार्टी विशेस टू एनफोर्स द डिक्लेरेशन, that is to regain possession of property, they may need to file a separate lawsuit to seek additional enforceable relief based on existing declaration. तो अगर फॉर एग्जाम्पल के
अभी मैंने मेरा जो केस बताया कि फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी पे कोर्ट ने बता दिया कि चलो इसमें पूनम का राइट है, मेरा राइट है। अब मेरा राइट है, ठीक है, लेकिन ये तो कोर्ट ने डिक्लेरेटरी डिक्री दे दी। अब अगर मुझे उस घर में पोजीशन चाहिए, ये तो मेरा खाली कोर्ट ने बता दिया कि मेरा राइट है, लेकिन पोजीशन तो नहीं मिली मुझे, ना ही मुझे उस पर कोई कॉम्पेंसेशन मिला, तो उसके लिए मुझे फिर अलग से जो है वो लॉ सूट फाइल करना पड़ेगा, एडिशनल सूट फाइल करना पड़ेगा, ये बताने के लिए कि मुझे ये डिक्लेरेटरी डिक्री मिली है, उसके हिसाब से इसका राइट प्रॉपर्टी का मेरे पास है, तो आप मुझे इसकी पोजीशन दे दो। तो अलग से सूट फाइल करना पड़ेगा। डिक्लेरेटरी डिक्री सिर्फ मुझे राइट को डिक्लेयर करेगी। नाउ डिफाइन कंसिडरेशन। कंसिडरेशन हमने किया है, फटाफट से फिर से कर लेते हैं कि कंसिडरेशन इज अ लीगल टर्म जहाँ पे कोई वैल्यू एक्सचेंज होती है बिटवीन दी पार्टीज, बिटवीन दी पार्टीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट, मेकिंग द एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल। तो इसीलिए एग्रीमेंट को लीगल एनफोर्सेबल बनाने के लिए कंसिडरेशन का पार्ट होना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि क्या है कि सबसे पहले तो प्रपोजल होता है, मतलब ऑफर होता है, फिर जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है और फिर ये एग्रीमेंट बनता है, तो ये जो एग्रीमेंट है वो अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है और उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व होती है तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाता है। तो कंसिडरेशन इज अ लीगल टर्म दैट रेफर्स टू समथिंग ऑफ वैल्यू एक्सचेंज बिटवीन द पार्टीज इन कॉन्ट्रैक्ट। जो भी दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करती है उसके बाद कोई कंसिडरेशन उसमें इन्वॉल्व होता है तो ही वो जो एग्रीमेंट है वो लीगली एनफोर्सेबल होता है। ऑब्वियसली लीगली एनफोर्सेबल जो एग्रीमेंट होता है वो ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है, और कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इट कैन बी एन एक्ट, अ प्रॉमिस टू डू समथिंग और अ प्रॉमिस टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए, टू रिफ्रेन। In general use, it means careful thought or the act of being sensitive to others' feelings. तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि carefully कुछ करना, sensitive to other feelings कुछ नहीं करना, तो वो सब भी इसमें आएगा। In contract law, exchange of value, it is bargained for exchange that forms the basis of contract। तो या तो फिर exchange of value होगी या फिर बेनिफिट और डिट्रीमेंट होगा। डिट्रीमेंट क्या होता है? नुकसान। बेनिफिट का उल्टा हो सकता है, इट रिक्वायर्स अ बेनिफिट टू वन पार्टी और अ डिट्रीमेंट टू अनदर। तो किसी और पार्टी के लिए ये हो सकता है कि नुकसान हो, क्योंकि कंसिडरेशन, डिट्रीमेंट मतलब नुकसान की बात नहीं है, बेनिफिट का ऑपोजिट समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर कंसिडरेशन अमाउंट मैं किसी को दे रही हूँ तो मेरा तो डिट्रीमेंट हो रहा है ना, मेरा तो उतना पैसा कम हो रहा है, सामने वाले को बेनिफिट हो रहा है। कैन बी एनीथिंग ऑफ वैल्यू, दिस इंक्लूड मनी। कंसिडरेशन मनी भी हो सकती है, गुड्स हो सकते हैं, कोई सर्विसेज हो सकती है, और प्रॉमिस टू परफॉर्म एन एक्ट और फर्गो अ लीगल राइट। ऐसा भी हो सकता है कि मैं किसी को बोलूँ कि तुम्हारा लीगल राइट है ये कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है, तो तुम वो प्रॉपर्टी का लीगल राइट मुझे दे दो और फिर मैं तुम्हें एक कार दे देती हूँ। तो फिर वैसे क्या होगा, उसमें लीगल राइट को फर्गो करने की बात है, तो वो भी कंसिडरेशन होगा। मतलब किसी भी तरह का एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग, कोई परफॉर्म एक्ट कोई कि ऐसा करो तो मैं ये करूँगा, तो वो भी कंसिडरेशन हो सकती है। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो बात पैसे की ही हो, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू ही हो सकता है वो बेनिफिट हो सकता है किसी के लिए डेट्रीमेंट हो, किसी के लिए वो किसी का लीगल राइट फर्गो करने के लिए हो, मनी हो, सर्विसेज हो, प्रोमिस हो, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल, इन अ सेल ऑफ अ कार फॉर $20,000, द मनी इज द कंसिडरेशन। यहाँ पे ऑफ कोर्स मनी कंसिडरेशन है, जो आपस में यूज़ कर रहे हैं कंसिडरेशन के लिए कि तुमने कार दिया तो मैं पैसे दूंगा, तो यहाँ पे मनी इज द कंसिडरेशन। जनरल यूज, केयरफुल थॉट, द एक्ट ऑफ थिंकिंग केयरफुली and thinking something into account. Example, the proposals are currently under consideration. तो जनरल यूज क्या है इसका टर्म का, कंसिडरेशन का? तो कंसिडरेशन मतलब हम बोलते हैं ना कि हम इस बात को कंसिडर करिए प्लीज़, हम लोगों को बोलते हैं कंसिडर करिए का मतलब ये भी होता है कि केयरफुल थॉट दीजिए उस चीज़ को, उस बारे में सोचिए। और फिर रिवॉर्ड या पेमेंट भी हो सकता है। यू कैन बाय द बुक्स फॉर स्मॉल कंसिडरेशन, मतलब छोटे से रिवॉर्ड के लिए, छोटे से पेमेंट के लिए आप बुक्स पे कर सकते हो। नाउ शॉर्ट नोट, कॉन्सेंसस एड एडम मतलब क्या? दोनों सेम चीज़ सोच रहे हैं। कॉन्सेंसस एड इडम, आइडम जो भी बोलो, इट्स अ लैटिन
term which means agreement to a same thing, दोनों एक ही चीज़ पे एग्री होना. हम यूजुअली बोलते हैं कि लेट्स एग्री टू डिसएग्री, बट यहाँ पे एग्री टू एग्री, दोनों सेम चीज़ पे एग्री हो रहे हैं. और मीटिंग ऑफ माइंड्स, दोनों का दिमाग, मन, बुद्धि मिलना, एक ही चीज़ पे एग्री होना. इट इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन अ कॉन्ट्रैक्ट लॉ. ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है वो तभी ही बात बनेगी जब दोनों एक ही चीज़ पे एग्रीमेंट पे आएंगे, एक ही चीज़ पे सेम लाइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग में आएंगे तब. तो दैट रिक्वायर्स ऑल पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट टू हैव अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेम सब्जेक्ट मैटर इन अ सेम सेंस. तो सब लोग सेम सेंस में सोच रहे हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज इन्वॉल्व हैं उसी सब्जेक्ट मैटर पे बात कर रहे हैं और सेम सेंस में सोच रहे हैं, तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड होगा और लीगली एनफोर्सेबल होगा. जब अगर सब लोग एक ही चीज़ पे एग्री होंगे तब. अ लैक ऑफ कंसेंसस, लोगों का कंसेंसस मतलब लोगों का एग्रीमेंट, सबका एक साथ सोच मिलना, कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड और वॉइडेबल. अगर वो सोच मिलने का लैकिंग है, उसकी कमी है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है या वॉइडेबल भी हो सकता है. एज इट इंडिकेट्स अ मिसअंडरस्टैंडिंग और अ डिसएग्रीमेंट, तो उससे मिसअंडरस्टैंडिंग या डिसएग्रीमेंट हो सकती है. की एस्पेक्ट ऑफ कॉन्सेंसस एड आइटम क्या है? एक तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए, अब्सेंस ऑफ एम्बिग्विटी होनी चाहिए, मतलब दोनों के सेम टर्म पे सेम चीज़ें सोच रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन नहीं हो, दोनों की जो मन मुटाव है वो नहीं होने चाहिए. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नो एग्रीमेंट, उनको पता होना चाहिए कि अगर नो एग्रीमेंट है मतलब दोनों के माइंड सेम नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा. एग्जाम्पल्स क्या है? A contract is only valid if there is a mutual agreement on a essential terms. तो essential terms पे अगर वो लोग बैठ रहे हैं एक साथ, दिमाग उनका बैठ रहा है, तो ही वो जो है ये कहलाएगा कॉन्सेंसस एड इडम, जो सेम टर्म्स पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, ऑब्वियसली जहाँ पे बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं कि चलो एमओ, फॉर एग्जांपल अगर कोई हाउस सेल की बात है तो पहले एग्रीमेंट ऑफ सेल बनेगा, फिर सेल डीड बनेगी, सबसे पहले एमओयू बनेगा, इतना पैसा होगा, इसके बाद इतना, फिर फाइनल के ऊपर इतना. तो ये जो भी एग्रीमेंट ऑफ माइंड है, दोनों सबकी माइंड की एक सोच है, जहाँ पे सोच एक मिलती है, उसे कॉन्सेंसस एड आइटम कहते हैं. डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्लिगेशन जो है उसको पूरा करना. तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कब होगा? या तो फिर कॉन्ट्रैक्ट, मैंने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया मुकुंद जी के साथ कि मैं आपको गाड़ी दूंगी 3 लाख रुपए की, तो उनको मैंने 3 लाख रुपए की गाड़ी दे दी फॉर वॉट, जो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, तो मैंने अगर उनको गाड़ी दी तो मैंने यहाँ पे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म हुआ, डिस्चार्ज हो गया. कि दूसरा ये भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज करने का तरीका कि लॉ ने ही बोल दिया कि अब जो है ये पर्टिकुलर गाड़ी जो है, फॉर एग्जांपल XUV 700, ये गाड़ी अब बैन हो गई. तो अभी ये गाड़ी अब बैन हो गई, तो मतलब ये वाला जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था मुकुंद जी के साथ, वो कॉन्ट्रैक्ट खुद ही डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि लॉ ने ही ऐसा रूल बना लिया कि ये गाड़ी जो है अब इसका कोई भी डीलिंग नहीं होगी. तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ पार्टीज नहीं कर सकती है. डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कभी कभी जो लॉ होगा, स्टैट्यूटरी पावर होगा, वहाँ से भी हो सकता है. मतलब डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, पूरी तरह से ख़त्म हो गया. डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ टर्मिनेशन ऑफ अ लीगल ऑब्लिगेशन, जहाँ पे मेरी लीगल ऑब्लिगेशन ख़त्म हो जाती है. मेरी लीगल ऑब्लिगेशन थी कि मुकुंद जी को गाड़ी देना, तो मेरी लीगल ऑब्लिगेशन ख़त्म हो जाती है, या तो मैं उनको कार दे दूँ उससे, या तो फिर सरकार कोई ऐसा रूल लेके आए कि ये गाड़ी मैं नहीं दे सकती. तो फिर टर्मिनेशन ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन अगर है तो मतलब डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है. एंड अ रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज इन अ एग्रीमेंट, तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट जिस काम के लिए हुआ था वो खत्म हुआ और मेरे लीगल ऑब्लिगेशंस भी खत्म हो गए. दिस कैन ऑकर व्हेन बोथ पार्टीज हैव फुलफिल्ड देयर ड्यूटीज और परफॉर्मेंस. ये कब होगा? जब दोनों पार्टीज अपनी ड्यूटीज या परफॉर्मेंसेस को फुलफिल करेंगी. व्हेन दे म्यूचुअली एग्री टू एंड इट, और दोनों ने सोचा ठीक है अभी काम हो गया, आपको लैपटॉप मिल गया, मुझे पैसे मिल गए, डन, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया. इफ इट बिकम इम्पॉसिबल टू परफॉर्म फ्रस्ट्रेशन, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म फ्रस्ट्रेशन जो है ना, ये फ्रस्ट्रेशन वर्ड टर्म
यूज़ होता है जब गवर्नमेंट की तरफ से, स्टैट्यूटरी लॉ की तरफ से वो चीज़ इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो जाती है, या तो कोई ऐसी चीज़ हो जाती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म ही नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये बात हुई है कि अगर इंडिया क्रिकेट मैच जीतती है तो फिर मैं आपको जो है वो 5,000 रुपये दूंगी। तो अगर मैंने ऐसा ये किया कि भाई इंडिया अगर मैच जीती है तो मैं 5,000 रुपये दूंगी, यहाँ पे क्या हुआ कि मैच ही नहीं हुई, तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि ये इवेंट ही नहीं हुआ, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ। मतलब मेरे लीगल ऑब्लिगेशन थे वो ख़त्म हो गए। या तो मैं पैसे दे देती या मैं नहीं देती, अगर इंडिया नहीं जीतती तो मैं पैसे नहीं देती, तब भी मेरी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया होता, क्योंकि यहाँ पे मेरी लीगल ऑब्लिगेशन ख़त्म हो गई। दूसरा ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इंडिया जीत जाती और मैं पैसे दे देती, तो अगर वहाँ पर भी मेरा लीगल ऑब्लिगेशन ख़त्म हो जाता क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कर दिया। तीसरा ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर हुआ ही नहीं मैच तो फिर वो इवेंट ही इम्पॉसिबल हो गया टू परफॉर्म, दैट इज़ कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन। तो ऐसे केस में भी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली हो जाता है। और इफ़ वन पार्टी ब्रीचेस द कॉन्ट्रैक्ट, या फिर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर ले, तो भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ऑब्लिगेशन ख़त्म हो गई, अब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं रहा, मैंने ही कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। When a contract is discharged, there is no longer legal binding and the parties are released from their responsibility. तो पार्टी अपनी responsibility से रिलीज हो जाती है। Ways a contract can be discharged, कौन से ways से contract discharge हो सकता है? एक तो परफॉर्मेंस करो, अगर मैंने बोला है कि फॉर एग्जाम्पल के किसी भी काम के लिए मैं जो है लैपटॉप दे दूंगी, या आप 10,000 रुपये आप मुझे दोगे तो मैं लैपटॉप दे दूंगी, तो यहाँ पे परफॉर्म कर लिया दोनों पार्टीज ने, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। एग्रीमेंट कर लिया दोनों ने कि उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई और एग्रीमेंट कर लिया, या फिर उसे सब्सटीट्यूट कर लिया टू अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई नया कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप फॉर एग्जाम्पल अगर डील हुई थी वैशाली जी और मेरी कि मैं आपको 10,000 रुपये दूंगी और वैशाली जी मुझे लैपटॉप देगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं आपको 10,000 दे रही हूँ, एक काम करो आप मुझे लैपटॉप मत दो, आप है ना मुझे 3-4 महीने बाद है ना आप मुझे एक और ये दे देना, नॉर्मल पीसी दे देना। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, उस एग्रीमेंट का डिस्चार्ज हो गया, लेकिन सब्सटीट्यूट किया उसको मैंने न्यू कॉन्ट्रैक्ट से, और उसको बोलते हैं नोवेशन। नोवेशन नाम से ही पता चलता है कि न्यू कॉन्ट्रैक्ट, तो मतलब वो लैपटॉप वाला कॉन्ट्रैक्ट हमने सब्सटीट्यूट कर दिया। मैंने ये बोला कि 3 महीने या 6 महीने बाद आप मुझे पीसी दे देना, मुझे लैपटॉप मत दो। तो यहाँ पे भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि हमने नया कॉन्ट्रैक्ट लेके आ गए उसकी जगह पे। तो अब न्यू कॉन्ट्रैक्ट के लिए वी आर लाइबल। तो या फिर नोवेशन हो गया, या फिर किसी ने कैंसिल किया, तो भी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। दोनों पार्टी ने मिलके कैंसिल कर लिया कि ठीक है अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई। या फिर एक पार्टी ने ब्रीच किया, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा, तो भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्पोज हो गया, मतलब इन शॉर्ट डिस्चार्ज हो गया। या फिर फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन मतलब अभी मैंने बताया कि अनफॉर्सीन इवेंट और चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, कोई ऐसी चीज़ के सर्कमस्टेंसेस ही चेंज हो गए, मैच ही नहीं हुई, या लॉ ही चेंज हो गया कि अभी ये नहीं हो सकता, इट इज़ बैंड, ये गाड़ी नहीं होनी चाहिए, ये गाड़ी नहीं बिकेगी। तो कोई अनफॉर्सीन इवेंट आया या फिर चेंज इन सर्कमस्टेंसेस हो गए कि मेक इट इम्पॉसिबल फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी परफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, अ कॉन्ट्रैक्ट टू रेंट अ बिल्डिंग इज डिस्चार्ज्ड इफ बिल्डिंग इज डिस्ट्रॉयड। अगर किसी बिल्डिंग में रेंट देने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अभी बिल्डिंग ही गिर गई, तो यहाँ पे क्या हुआ, फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन से डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मतलब ऐसा कोई इवेंट हुआ कि उस इवेंट की वजह से ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए कि वो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है परफॉर्म करना, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अपने आप डिस्चार्ज हो गया। नाउ ऑपरेशन बाय लॉ, अगर लॉ ने ऐसा कुछ लिमिटेशन किया कि विद इन द पीरियड ऑफ दैट एक्सपायरी, उस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा है कि फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है कि 10 साल के अंदर अगर कार को कुछ हुआ तो हम आपको इतना पैसा देंगे, या 1 साल के अंदर कार को कुछ हुआ तो इतना कॉम्पेंसेशन मिलेगा, बट कुछ भी नहीं हुआ, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो गया बाय लॉ। लॉ की वजह से डिस्चार्ज हो, क्योंकि लॉ ही उसका ये कहता है कि वो 1 साल का वैलिडिटी था। नाउ इंजंक्शन हमने ऑलरेडी बहुत बार किया है। इंजंक्शन का मतलब ये है कि कोर्ट
जब किसी चीज़ के लिए बताती है कि टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। ये हम कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कल करेंगे कि इंजंक्शन ये होता है कम टू पार्टी टू डू और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। ये प्रोहिबिटरी भी हो सकता है, मतलब क्या कि कोर्ट बोलेगी कि ये प्रॉपर्टी तुम सेल नहीं कर सकते। कोर्ट इंजंक्शन लेके आती है, ये भी एक तरह का ऑर्डर है, जहाँ पे कोर्ट, यहाँ पे भी कोई कॉम्पेंसेशन की, कोई पनिशमेंट की बात नहीं होती है। यहाँ पे कोर्ट ऑर्डर करती है आप ये करो या आप ये नहीं कर सकते। मतलब ट्रेस पासिंग आप कल से नहीं कर सकते। कोर्ट प्रोहिबिट करती है कि ये घर आप नहीं बेच सकते। मैंडेटरी भी हो सकता है इंजंक्शन कि ये कंपलसरी है। मैंडेटरी मतलब क्या? कंपलसरी है कि ये आपको स्ट्रक्चर यहाँ से हटाना पड़ेगा। आपने उनके एरिया में क्यों घर बनाया है, वो उनकी लैंड है, वहाँ पे आपने क्यों बनाया, तो यहाँ पे मैंडेटरी हो गया। प्रोहिबिटरी मतलब प्रोहिबिट करना, रोकना कि ये आप जो है वो नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रोहिबिटरी हो सकता है, मैंडेटरी हो सकता है, या प्रिलिमिनरी हो सकता है। प्रिलिमिनरी मतलब टेम्पररी भी होगा, जो कि स्टार्ट में है। मतलब अभी फिलहाल कोर्ट ने बोला है कि स्टे लगा दिया एक तरह का, कि अभी है ना इस केस पे जो है फिलहाल के लिए उनको रिहा कर दो, तो ये टेम्पररी हो गया। लेकिन बाद में जब इसकी प्रोसीडिंग्स होगी, उसके बाद अगर कोर्ट को लगेगा कि नहीं इसके लिए तो सज़ा होनी चाहिए या कुछ और उनको लगेगा, तो वो टेम्पररी पीरियड के लिए इंजंक्शन है, इसीलिए उसका नाम टेम्पररी है या प्रिलिमिनरी है, कि ये अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग है, बाद में इसका हो सकता है कुछ और ऑर्डर आए। लास्ट में होगा परमानेंट। तो फाइनल अगर ऑर्डर आया पूरा ट्रायल होने के बाद, पूरी प्रोसीडिंग्स होने के बाद, तो वो होगा परमानेंट इंजंक्शन। तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन इफ अ पार्टी नोइंगली डिसोबेज एन इंजंक्शन, अगर पार्टी को पता है, जो भी कोई पार्टी इसके लिए इंजंक्शन है, कोर्ट ने ऑर्डर किया है, उसको अगर आप डिसोबे करते हो तो आपके अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस होगा और आपके अगेंस्ट सिविल या क्रिमिनल पेनल्टीज होगी। मतलब आपने कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना, इंजंक्शन